क्लासिकल अर्थशास्त्री, इसमें डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनके नाम आपके मुख्य हैं। और दूसरा थे आपके हेक्चर ओलिन, आधुनिक अर्थशास्त्री। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे जिसमें कि डेविड रिकार्डो का नाम है, उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो आपका आंतरिक व्यापार से बिल्कुल अलग है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आपका इंटरनल ट्रेड से बिल्कुल अलग है। क्योंकि इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, फैक्टर्स और प्रोडक्शन पूरी प्रकार से मोबाइल होते हैं, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो आपके फैक्टर्स और प्रोडक्शन आपके मोबाइल नहीं होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हमको अलग सिद्धांत होना चाहिए और आंतरिक व्यापार के लिए हमारा सिद्धांत कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो क्योंकि क्लासिकल अर्थशास्त्री तो ये कह रहे थे और मॉडर्न अर्थशास्त्री कह रहे थे कि नहीं, कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए जो सिद्धांत आपका इंटरनल ट्रेड पर आपका लागू होगा वही सिद्धांत आपका इंटरनेशनल ट्रेड पर भी आपका लागू होगा। तो आज मैं आपको पहले वाले अर्थशास्त्री यानी कि आपको क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के संबंध में आपको बता रही हूँ। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्योंकि अलग सिद्धांत की आवश्यकता को महसूस किया था, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि एक अलग सिद्धांत आपके सामने दिया है, और उस सिद्धांत का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, यानी कि उस सिद्धांत का नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। तो ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया सिद्धांत है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आप तैयार कर लीजिएगा। तो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, जो कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत आपके सामने दिया है, उस सिद्धांत को आप क्या कहते हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, यानी कि उसको आप तुलनात्मक लागत सिद्धांत के नाम से आप उसे जानते हैं। तो कंपैरेटिव थ्योरी जो है, कॉस्ट थ्योरी जो है वो आपकी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। और इस सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग से यानी साइंटिफिक रूप से देने का जो काम है वो डेविड रिकार्डो को दिया था, या डेविड रिकार्डो ने आपका किया है। तो इस सिद्धांत को जो है वैज्ञानिक ढंग से साइंटिफिक रूप से देने का काम आपका डेविड रिकार्डो ने किया। और 19वीं सेंचुरी में यानी कि 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में जो है दो अर्थशास्त्रियों के नाम आपके सबसे ज़्यादा ऊपर हैं, यानी दो अर्थशास्त्री, दो इकोनॉमिस्ट जो हैं उनके नाम आपके मुख्य हैं। उनमें पहला नाम है आपका डेविड रिकार्डो और दूसरे का नाम है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में दो आपके अर्थशास्त्री मुख्य हैं, उनमें डेविड रिकार्डो हैं और दूसरे आपके जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, J.S. मिल। तो उन्होंने क्या किया था, तुलनात्मक लागत जो सिद्धांत क्योंकि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा आपका दिया गया है, तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत का जो सार यानी कहने का जो समरी है, यानी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को जो आप सूक्ष्म रूप में आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है, जो बेस है, वह दो देशों के बीच में, दो कंट्री के बीच में फैक्टर्स और प्रोडक्शन यानी उत्पत्ति के साधनों की अवेलेबिलिटी में डिफरेंस है। यानी कि मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत का जो आधार है, जो आपका कहना चाहिए बेस है, वो ये है कि दो देशों के बीच में आपका व्यापार क्यों होता है, क्योंकि दो देशों में फैक्टर्स और प्रोडक्शन यानी उत्पत्ति के साधनों की अवेलेबिलिटी में क्या है, वो आपका अंतर है। क्योंकि दो देशों में फैक्टर्स और प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी में उपलब्धता में अंतर है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो दो देश हैं उनके बीच में क्या है, वह आपकी लागतें भी आपकी अलग अलग होती हैं। यानी दो देशों के बीच में आपकी लागतें कैसी अलग होती हैं, क्योंकि दो देशों में फैक्टर्स और प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी में क्या है, वो आपका डिफरेंस है। जिससे क्या होता है कि एक देश उस वस्तु के उत्पादन में यानी उस वस्तु के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन को, विशिष्टीकरण को प्राप्त करता है, जिसके उत्पादन के लिए या जिस वस्तु को बनाने के लिए उसके पास सफिशेंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उत्पत्ति के साधन है, यानी फैक्टर्स और प्रोडक्शन है। यानी मैं कहना चाह रही हूँ कि प्रत्येक देश सिर्फ वही वस्तु को बनाएगा जिस वस्तु को बनाने के लिए उसके पास क्या है, फैक्टर्स और प्रोडक्शन है। और जिस चीज़ को बनाने के लिए आपके पास फैक्टर्स और प्रोडक्शन है, इसका मतलब है उसको वो आप कम लागत पर यानी कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आप बना सकते हैं। और तथा आप क्या करेंगे, उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिन वस्तुओं के उत्पादन के लिए आपके पास साधन है, और जिन वस्तुओं के उत्पादन के लिए आपके पास साधन नहीं है उनको आप क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे।
और उनको क्या करेंगे, वो देश बनाएगा जिस देश के पास वो साधन है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत आपको ये बताता है कि प्रत्येक देश में फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन की अवेलेबिलिटी में, उपलब्धता में अंतर है, और क्योंकि दो देशों में साधनों की उपलब्धता में आपका अंतर है, अवेलेबिलिटी में आपका डिफरेंस है, इसलिए वहाँ पर कॉस्ट भी कैसी होती है, आपकी अलग अलग होती है। और प्रत्येक देश यानी प्रत्येक कंट्री सिर्फ उस चीज़ को बनाएगा जिस चीज़ को बनाने के लिए उसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, और ऐसी चीज़ को वो नहीं बनाएगा जिसके लिए कि उसके पास साधन नहीं है। तो जिन चीज़ों को बनाएगा उनका निर्यात कर देगा, और जिन चीज़ों को वो आप नहीं बना रहा है उनका क्या कर लेगा, वो आपका आयात कर लेगा। तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मतलब ही यही है, क्योंकि नाम से ही मालूम आपको चल रहा होगा कि डिफरेंस जो है वो आपका कंपैरेटिव कॉस्ट, यानी कि आपका तुलनात्मक लागत में अंतर है। यानी आप क्या करते हैं कि व्यापार करते समय दो देशों में बनने वाली वस्तुओं की लागतों की तुलना करते हैं, और सिर्फ उसी चीज़ को बनाते हैं जिस चीज़ को बनाने के लिए आपके पास क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, या जिन चीज़ों को आप कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आप बना सकते हैं। तो ये सिद्धांत कौन दे रहा है, आपके क्लासिकल अर्थशास्त्री दे रहे हैं, जिसमें कि डेविड रिकार्डो का नाम आपका मुख्य है। तो डेविड रिकार्डो ने कहा कि तुलनात्मक लागत में अंतर के कारण क्या होता है, दो देशों के बीच में आपका व्यापार होता है। तो डेविड रिकार्डो ने ये सिद्धांत आपके सामने दिया था, परंतु डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है उसका जो आधार है वो क्या है, आपका श्रम, यानी कि मूल्य का श्रम सिद्धांत तुलनात्मक लागत का आधार है। यानी बेस ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज़ लेबर वैल्यू, यानी कि श्रम क्या करता है, श्रम का आधार, श्रम जो है वो आपका तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आधार है। यानी कि आप समझ लो कि इसमें आप मॉनेटरी कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, इसमें क्या ले रहे हैं, आप श्रम को ले रहे हैं। यानी बेस ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज़ लेबर वैल्यू, यानी कि मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या है, तुलनात्मक लागत का आपका आधार है। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कहते हैं, मूल्य के श्रम सिद्धांत का दिया था। यानी क्लासिकल अर्थशास्त्री जिसमें कि आपके डेविड रिकार्डो का नाम मैं ले रही हूँ, जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम ले रही हूँ, तो क्योंकि ये सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, ये आपका डेविड रिकार्डो ने दिया है। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कहते हैं, मूल्य के श्रम सिद्धांत को, यानी कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, उसको उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि श्रम ही केवल क्या करता है, आपका किसी वस्तु के उत्पादन में आपका काम आता है, यानी श्रम को ही उन्होंने मूल्य का आधार बनाया। उन्होंने कहा कि लागत किस पर डिपेंड करती है, आपके श्रम पर डिपेंड करती है, क्योंकि उनका सिद्धांत किस पर, क्या सिद्धांत है, मूल्य का श्रम सिद्धांत, यानी उन्होंने मूल्य में सिर्फ श्रम को शामिल किया है। यह सिद्धांत ये मानकर चलता है कि वस्तुओं का मूल्य, यह सिद्धांत ये मानकर चलता है कि वस्तुओं का मूल्य उसमें लगने वाले श्रम के आधार पर तय होता है। यानी कि आप क्या करते हैं, किसी वस्तु को मूल्य के निर्धारण में सिर्फ आप क्या लेते हैं, श्रम लेते हैं। यानी कि सिद्धांत ये मानकर चलता है कि वस्तुओं का मूल्य किस पर निर्भर करता है, आपका श्रम पर निर्भर करता है। वो कहते हैं कि जो वस्तु जितनी अधिक मात्रा में आपकी महंगी है, इसका मतलब उस वस्तु को बनाने में उतनी अधिक मात्रा में आपका श्रम लग रहा है, और जो वस्तु आपकी सस्ती है, इसका मतलब उस वस्तु को बनाने में उतनी ही कम मात्रा में आपका लेबर लग रहा है। यानी कि वो क्या करते हैं, श्रम के आधार पर किसी वस्तु के मूल्य का आपका मेजरमेंट करने का काम करते हैं या उसका विचार रखते हैं। उन्होंने कहा यदि मान लीजिए कि दो वस्तुओं के मूल्य एक से हैं, इसका मतलब यह है कि उन दोनों वस्तुओं को बनाने में लगने वाला श्रम कैसा है, वो आपका एक सा है। यानी कि उन्होंने मूल्य के श्रम सिद्धांत को आपके सामने आप रखा था। तो उन्होंने कहा यदि मूल्य एक सा है तो इसका मतलब है श्रम की मात्रा कैसी लगी हुई, आपकी समान लगी है। तो कहते हैं किसी वस्तु का मूल्य श्रम के आधार पर ही आपका निर्भर करता है। ये कहा किसने, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने, यानी कि डेविड रिकार्डो ये कहते हैं किसी वस्तु का मूल्य श्रम के आधार पर ही आपके तय होता है। फिर कहते हैं कि रिकार्डो की एक मान्यता ये भी है, कहते हैं कि दो देशों में मूल्य कभी भी आपके समान नहीं होते। रिकार्डो कहते हैं कि दो देशों में कभी भी मूल्य की समान होने की टेंडेंसी आपकी नहीं होती है। दो देशों में मूल्य आपके एक से नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि विभिन्न देशों में उत्पत्ति के साधनों में, यानी कि फैक्टर्स और प्रोडक्शन में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पर पूरी प्रकार से मोबिलिटी नहीं पाई जाती है, यानी कि उनमें गतिशीलता कैसी नहीं है। इसको समझ लो। कहते हैं कि रिकार्डो की मान्यता यह है कि दो देशों में मूल्य कभी भी आपके एक से नहीं होते।
क्यों एक से नहीं होते? वह इसलिए एक से नहीं होते क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर दो देशों में स्पेक्ट्रस और प्रोटेक्शन यानी लेबर आपका पूरी प्रकार से मोबाइल नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि अलग अलग देशों में यानी विभिन्न देशों में लागतों में क्या पाया जाता है, आपका अंतर पाया जाता है, यानी लागतें कैसी होती हैं वो आपकी अलग अलग होती हैं। और इन लागतों में क्योंकि अंतर है, क्योंकि कॉस्ट में आपका डिफरेंस है, इसलिए क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी आपको ये बताती है कि दो देशों में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी में अंतर है, और दो देशों में क्या है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि श्रम आपका पूरी प्रकार से मोबाइल नहीं होता है। इसलिए दो देशों में क्या होते हैं कि मूल्य ये होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं, और दो देशों में क्योंकि मूल्य अलग अलग हैं, लागतें अलग अलग हैं, इसलिए क्या होता है दो देशों के बीच में आपका व्यापार होता है। तो इसलिए डेविड रिकार्डो कहते हैं कि लागतों को निर्धारित करने में श्रम आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेविड रिकार्डो की थ्योरी है वो लेबर कॉस्ट थ्योरी है, यानी डेविड रिकार्डो ने श्रम लागत के आधार पर ही उन्होंने मूल्य का निर्धारण करने का सिद्धांत उन्होंने बनाया, यानी उन्होंने श्रम को ही अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो उन्होंने कहा दो देशों में क्योंकि लागतों में अंतर इसलिए है क्योंकि दो देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर क्या है तो आपके श्रमिक पूरी प्रकार से आपके मोबाइल नहीं है। तो उन्होंने कहा इस कारण क्या होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है क्योंकि दो देशों में आपके लागतें कैसी हैं आपकी अलग अलग हैं। तो इस संबंध में डेविड रिकार्डो ने कहा था जब दो देश, डेविड रिकार्डो कहते हैं जब दो देश वस्तुओं का उत्पादन क्या करते हैं कि सापेक्षिक रूप से विभिन्न श्रम लागत के आधार पर करते हैं। जब दो देश वस्तुओं का उत्पादन सापेक्षिक रूप से विभिन्न श्रम लागत के आधार पर करते हैं, यानी whenever two countries produce commodity at relatively different cost labor cost। जब दो देश वस्तुओं का उत्पादन अलग अलग श्रम लागत के आधार पर करते हैं, यानी whenever two countries produce commodity at relatively different labor cost, तो क्या होता है प्रत्येक देश के लिए ये लाभदायक होता है। It will be profitable for each country, यानी प्रत्येक देश के लिए लाभदायक होता है कि वह उन वस्तुओं का उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त करे जिसकी लागत सापेक्षिक रूप से न्यूनतम हो, यानी कि उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त करे जिसकी लागत आपकी न्यूनतम हो, यानी टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज कमोडिटीज़ हुज कॉस्ट आर रिलेटिवली लोएस्ट। ये डेविड रिकार्डो कहते हैं जब दो देश वस्तुओं का उत्पादन विभिन्न श्रम लागत के आधार पर करते हैं तो प्रत्येक देश के लिए यह फ़ायदेमंद होता है कि वह केवल उन वस्तुओं को बनाए जिन वस्तुओं को बनाने में उसकी लागत कैसी आती है आपकी न्यूनतम आती है। यानी whenever two countries produce commodity at relatively different labor cost, it will be profitable for each country to specialize in the production of those commodities whose costs are relatively lowest। यानी डेविड रिकार्डो की ये आपकी डेफिनेशन है, वो ये कहते हैं कि दो देश यदि वस्तुओं का उत्पादन क्या करते हैं अलग अलग लागतों पर कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट कॉस्ट पर कर रहे हैं, तो लागत का मतलब सिर्फ मैं लेबर ही ले रही, अलग अलग लागत पर करते हैं, तो प्रत्येक देश के लिए ये फ़ायदेमंद होता है कि वो सिर्फ उस वस्तु को बनाए जिस वस्तु को बनाने में कैसी उसकी लागत जो है दूसरे देश की तुलना में कैसी आ रही है आपकी कम आ रही है। यानी कि whenever two countries produce commodity at relatively different labor cost, it will be profitable for each country to specialize in the production of those commodities whose costs are relatively lowest। यानी डेविड रिकार्डो का सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं, तो डेविड रिकार्डो का सिद्धांत एक तो आपका श्रम पर आधारित है, और वो क्या करते हैं प्रत्येक देश उस चीज़ को बनाएगा जिस चीज़ को बनाने में उसकी लागत कैसी आती दूसरे देश की तुलना में कम आती है, और क्या करता है उसमें ही वो स्पेशलाइजेशन को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर मैंने लागत का मतलब क्या लिया है, श्रम से लिया, यानी कि डेविड रिकार्डो का सिद्धांत जो है वो आपका श्रम सिद्धांत है। परंतु डेविड रिकार्डो ने जब अपना सिद्धांत आपके सामने रखा तो उन्होंने बहुत सारे एग्जेम्पशंस यानी बहुत सारी मान्यताएं भी वो मानकर चले थे। उन्होंने कहा था यदि ये सब बातें पूरी होती हैं तो उनका सिद्धांत सही है। तो उन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस भी मानी है। पहला तो सबसे एग्जाम्पशन मैंने आपको बता दी है वो क्या है आपकी श्रम उत्पत्ति का मुख्य साधन है।
यानी लेबर इज़ द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डेविड रिकार्डो कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला आपका साधन कौन सा, आपका लेबर, यानी श्रम कैसा है वो आपका एक मेन फैक्टर के रूप में आपका काम करता है, अन्य को नहीं लिया। जबकि हम क्या कहते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, हम 5 फैक्टर कहते हैं। परंतु डेविड रिकार्डो क्या करते हैं, उन्होंने मान्यता मानी कि उत्पादन में सिर्फ एक ही साधन है, वो कौन सा आपका, वो आपका साधन है आपका लेबर, यानी लेबर इज़ द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी श्रम को उन्होंने उत्पत्ति का एक साधन माना। फिर दूसरा उन्होंने क्या माना कि सभी लेबर एक से होते हैं, यानी सभी काम करने वाले लेबर कैसे हैं, वो आपके एक से हैं। ऑल लेबर्स आर इक्वल। उन्होंने ये नहीं माना कि कोई श्रमिक होशियार है, कोई बुद्धू है, बल्कि सब इन्होंने ये मान के दूसरे एग्जाम्पन्स उन्होंने ये मानी कि सभी श्रमिक कैसे होते हैं, वो आपके एक से होते हैं। और तीसरा उन्होंने एग्जाम्पन्स ये मानी कि श्रम देश में पूरी प्रकार से गतिशील है। श्रम देश में पूरी प्रकार से गतिशील है, यानी कि लेबर इज़ मोबाइल इन कंट्री। यानी वो कहते हैं कि अपने देश में फैक्टर्स और प्रोडक्शन में, क्योंकि सिर्फ आप लेबर को ले रहे हैं, वो कहते हैं अपने देश में आप एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से आते हैं जाते हैं, परंतु इंटरनेशनल लेबर कैसे होते हैं, आप गतिशील नहीं होते हैं। तो वो ये मानकर चलते हैं कि श्रम देश में कैसा आपका पूरी प्रकार से आपका गतिशील है, लेबर इज़ मोबाइल इन कंट्री। चौथी मान्यता वो ये मानकर चलते हैं कि श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, यानी वो ये मानकर चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर मार्केट। चौथी मान्यता वो ये मानकर चले हैं कि जो श्रमिकों का बाजार है उसमें क्या आपकी पूर्ण प्रतियोगिता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है कि पूरे बाजार में श्रमिकों की मजदूरी कैसी होगी, वो आपकी एक सी होगी। सारे श्रमिक कैसे होंगे, आपके एक से हैं, तो उनकी मजदूरी भी कैसी होगी, आपकी एक सी होगी। तो डेविड रिकार्डो ये मानकर चलते हैं कि लेबर मार्केट में, यानी श्रम बाजार में क्या है, आपका परफेक्ट कंपटीशन है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता है कि पूरे बाजार में श्रमिकों के मूल्य कैसे होंगे या वेजेस कैसे होंगे, वो आपकी एक सी होंगी। चौथी जो आपकी उन्होंने मान्यता मानी, पांचवी जो उन्होंने मानी, उन्होंने कहा स्थिर लागत, यानी कांस्टेंट कॉस्ट। नेक्स्ट वो मानकर चलते हैं कि उत्पादन में कौन से नियम लागू होता है, कांस्टेंट कॉस्ट का, स्थिर लागत का। जबकि आप जानते हैं कि आपकी उत्पत्ति के 3 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति स्थिरता नियम। यानी कि एक में तो आपकी कॉस्ट इंक्रीजिंग होती है, दूसरे में कॉस्ट डिक्रीजिंग होती है, और तीसरे में कॉस्ट कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। यानी एक बार आपकी लागतें घटती हैं, फिर आपकी स्थिर हो जाती है, फिर बढ़ती हैं, जैसे कि आपने AC और MC रेखाएं दी। परंतु क्या है, डेविड रिकार्डो ये मानकर चलते हैं कि उत्पादन में क्या होता है कि आपकी लागतें, कॉस्ट कैसी रहती है, वह आपकी स्थिर रहती है। ये मान्यता आप मानकर चलें, यानी कि आप जो भी सिद्धांत में आपको पढ़ाऊँगी उसमें सिर्फ उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम नहीं लूँगी, इंक्रीजिंग कॉस्ट नहीं लूँगी, डिक्रीजिंग कॉस्ट नहीं लूँगी, बल्कि क्या लूँगी मैं, आपकी कांस्टेंट कॉस्ट ही मैं आपकी लूँगी। यानी डेविड रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में ये माना कि उत्पादन में कौन सा नियम लागू होता है, उत्पत्ति स्थिरता नियम आपका लागू होता है। नेक्स्ट वो ये मानकर चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण रोज़गार और पूर्ण जो है आपका परफेक्ट आपका एम्प्लॉयमेंट एंड परफेक्ट रोज़गार, यानी पूर्ण रोज़गार की मान्यता को वो आपका मान के चलते हैं कि यानी कि काम करने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को क्या मिला हुआ है, काम मिला है, यानी कि हर श्रमिक को आपका काम मिला है, यानी कि आपके सारे व्यक्ति के सारे श्रमिक कैसे हैं, वो आपके काम पर लगे। इन सब मान्यताओं के आधार पर, यानी इन सब एग्जाम्पशंस के बेस पर डेविड रिकार्डो ने अपना सिद्धांत आपके सामने रखा है। उन्होंने कहा यदि आप इन सब मान्यताओं के आधार पर आप देखेंगे तो क्या होगा कि श्रम देश में पूरी प्रकार से आपका मोबाइल होगा, और क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी प्रकार से मोबाइल नहीं होगा। तो क्योंकि देश में आपका पूरी प्रकार से आपका मोबाइल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आता है जाता है, इसलिए हर स्थान पर यानी हर जगह पर सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, उसकी मजदूरी के बराबर होगी, यानी MP बराबर होगा वेजेस के। यानी हर, क्योंकि श्रमिक पूरी प्रकार से मोबाइल है, इसलिए श्रमिक क्या होगा कि हर जगह सीमांत उत्पादकता उसकी मजदूरी के बराबर होगी, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बराबर होगी वेजेस के। ये नियम आपका आंतरिक व्यापार पर तो लागू होगा, पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ये नियम आपका लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरी प्रकार से आपके मोबाइल नहीं है। तो इन मान्यताओं के बेस पर डेविड रिकार्डो ने अपना सिद्धांत आपके सामने रखा है।
उन्होंने कहा कि दो देशों के बीच में व्यापार इसलिए होता है क्योंकि कॉस्ट आपकी अलग अलग होती हैं और प्रत्येक देश वही वस्तु को बनाएगा जिस वस्तु को बनाने में उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी होगी, वो आपकी कम होगी और उसी को बनाने में आपका स्पेशलाइजेशन को भी आपका प्राप्त करेगा और फिर क्या करेगा, उन वस्तुओं का ही निर्यात करेगा और ऐसी वस्तुएं जो कि आपके देश में नहीं बन रही हैं उनको आप विदेशों से आप आयात कर लेंगे। परंतु इन सब सिद्धांत को देने से पहले उन्होंने कुछ मान्यताएं भी मानी। मान्यताएं मैंने आपको बता दी कि सिर्फ उन्होंने कॉस्ट लागतों में सिर्फ लेबर को शामिल किया, ये भी माना कि परफेक्ट आपका एम्प्लॉयमेंट होगा और क्या होगा, बाज़ार में आपकी परफेक्ट कंपटीशन होगी, पूर्ण आपका रोज़गार होगा। तीसरा उन्होंने ये मान कर चले कि सारे श्रमिक कैसे होंगे, वो आपके एक से होंगे, श्रमिकों में आपकी कोई आपका अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा कि श्रमिक जो होंगे इंटरनल लेवल पर पूरी प्रकार से आपके मोबाइल होंगे, यानी अपने देश में एक जगह से दूसरे देश जगह पर आसानी से आएंगे जाएंगे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरी प्रकार से मोबाइल नहीं होंगे। यही वजह है कि देश के अंदर उनकी मजदूरी किसके बराबर होगी, उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बराबर होगी किसके बेसिस के, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आपका लागू नहीं होगा। तो इन सबको देने के बाद तो डेविड रिकार्डो ने, क्योंकि अपने सिद्धांत में लागतों को बहुत अधिक मात्रा में इम्पॉर्टेंट स्थान दिया है, उन्होंने लागतों को जो है आपका एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, तो उनका सिद्धांत जो है वह लागत पर ही आपका लागत पर ही उन्होंने अपना सिद्धांत आपके सामने रखा है। तो उन्होंने बताया लागतों में कई तरीके का आपका अंतर होता है। लागतों में सबसे पहला अंतर होता है आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी लागतों में क्या है वो आपका निरपेक्ष अंतर, लागतों में आपका है निरपेक्ष अंतर। तो ये जो मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ, अब इसका मैं आपके सामने सबसे पहले मैंने आपको जो आज क्लास लिया है उससे पहले मैंने आपको एक डायग्राम भेजा हुआ है, तो उस डायग्राम को आप अपने सामने देख लीजिएगा और जो मैं समझा रही हूँ उसको आप समझते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम आपके सामने भेजा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला लागतों में उन्होंने अंतर बताया। लागतों में कौन सा अंतर होता है, लागतों में निरपेक्ष अंतर यानी एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट किसे कहते हैं, इनमें एक देश मान लो आपके सामने दो देश हैं ए और बी, मैं आपके सामने माना दो देश ले रही हूँ भारत और वर्मा। वो कहते हैं इन दोनों देशों में से एक देश दो वस्तुएं और दो ही वस्तुएं भी मिलूंगी, दो वस्तुओं में से एक वस्तु को कम कीमत पर बना लेता है। इनमें मैं दो देश लूँगी और दो वस्तुएं मैंने आपके लिए हैं और बता रही हूँ कि इनमें से एक देश दो वस्तुओं में से एक वस्तु को दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर उत्पादित कर सकता है। यानी कि जहाँ पर आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि ये देश ये बना रहा है, ये देश वो बना रहा है। तो मैंने आपके सामने दो देश ले रही हूँ, इसमें मैं एक देश ले रही हूँ भारत और दूसरा देश ले रही हूँ मैं आपके सामने वर्मा, और दो वस्तुएं ले रही हूँ मैं आपके सामने, एक ले रही हूँ एक्स और आप दे रही हूँ वाई। आपने डायग्राम देख लीजिए। और इसमें क्योंकि डेविड रिकार्डो ने श्रम को ही आपका इम्पोर्टेंट स्थान दिया है, तो मैं लेबर को ही आपका ले रही हूँ। तो मैंने सबसे डायग्राम के टॉप पर आपका लिखा हुआ है 10 घंटे का श्रम उत्पादन, यानी 10 घंटे में श्रमिक कितनी मात्रा में उत्पादन कर लेता है। तो इस संबंध में जो मैंने देश लिया है भारत, तो मैंने बताया कि भारत क्या कर रहा है, 10 घंटे यदि श्रम कर रहा है तो एक्स वस्तु की कितनी इकाइयाँ बना ले रहा है, 10, यानी एक्स वस्तु की वो 10 यूनिट को आपका बना ले रहा है, जबकि वाई की कितनी बना रहा है, सिर्फ 5 यूनिट बना रहा है। 10 घंटे यदि कोई श्रमिक काम करता है तो क्या कर रहा है भारत में, भारत जो है वो एक्स वस्तु की 10 बना ले रहा है और वाई की कितनी बना रहा है, 5, यानी भारत में रेशियो कितना है, 10:5, यानी 10 और 5 का आपका रेशियो है। यानी कि रेशियो कैसा है कि 2 इकाइयाँ आप एक्स की 2 अपने देश में और उसके बदले में वाई की कितनी ले लो, 1 ले लो। यदि भारत कोई व्यापार नहीं करता है अपने देश में, क्या करता है, उसके यहाँ रेशियो कितना है, 10:5 का, यानी कि 2 इकाइयाँ 2 और 1 इकाई आप ले लो, 2:1 का आपका रेशियो है। और दूसरा देश मैंने आपके सामने लिया, डायग्राम देखते रहो, कि वर्मा है, उसके यहाँ रेशियो कितना है, 5 और 10 का रेशियो है, यानी वर्मा में रेशियो है 5:10 का है। यानी कि 1 इकाई एक्स की देता है तो उसके बदले में अपने देश में कितनी मिल जाती है उसको, 2 इकाइयाँ आपकी वाई की आपकी मिल जाती है।
तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। अभी दोनों देशों ने व्यापार करना शुरू नहीं किया। मैं बता रही एब्सोल्यूट डिफरेंस, यानी जिसमें कि देख के ही मालूम चल जाए कि कौन देश कितना ज़्यादा, कौन सी वस्तु ज़्यादा बना रहा है। आप डायग्राम देख लो, आपके सामने भेजा हुआ है कि जो है भारत आपकी एक्स बना रहा है और वाई कौन बना रहा है आपका, वर्मा आपकी ज़्यादा बना रहा है। तो इसलिए फ़ायदेमंद ये होगा कि भारत क्या करे, सिर्फ एक्स बनाए और वर्मा क्या बनाए, आपकी वाई बनाए। तो भारत सिर्फ एक्स के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन को प्राप्त करे। ये डायग्राम आपको बता रहा है कि भारत सिर्फ क्या करे, एक्स वस्तु के उत्पादन में आपके स्पेशलाइजेशन को प्राप्त करे और वर्मा क्या करे, आपकी वाई वस्तु के उत्पादन में आपके स्पेशलाइजेशन को प्राप्त करे। यानी भारत एक्स बनाए और वर्मा क्या करे, आपकी वाई बनाए, और आपस में वो एक्स को दे दे, एक्स वर्मा को दे दे भारत, और वर्मा क्या करे, वाई जो है वो आपकी भारत को दे दे। तो ये तो तब होगा जबकि व्यापार होगा। परंतु यदि दो देशों के बीच में अभी भारत व्यापार नहीं कर रहा है तो उसको अपने देश में क्या करना पड़ रहा है कि 2 इकाइयाँ एक्स की देनी पड़ी, उसके बदले में 1 मिल रही है। और वर्मा यदि व्यापार नहीं कर रहा तो वो क्या कर रहा है, 2 इकाइयाँ वाई की दे रहा तो उसके बदले में एक्स मिल रहा है। परंतु यदि आप व्यापार करते हैं, पर यदि भारत वर्मा से आपका व्यापार करता है तो क्या करता है कि 2 इकाइयाँ यदि एक्स की देता है तो वर्मा उसको क्या करता है, 4 इकाइयाँ वाई की दे देता है। अपने देश में 2 के बदले में 1 ही मिल रहा है, परंतु वर्मा क्या कर रहा है, उसको 2 के बदले में उसकी 4 दे रहा है, क्योंकि वर्मा में रेशियो कैसा है कि वाई की 2 इकाइयाँ जब दे रहा है तो उसके बदले में एक्स कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। तो इसलिए जब भारत उसको 2 देगा तो वो कितनी दे देगा, 4 दे देगा। तो भारत को ये फ़ायदा है। वर्मा को क्या करना पड़ रहा है कि अपने देश में वाई की 2 दे रहा है तो एक्स की कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। भारत में रेशियो कैसा है, 2:1 का, यानी 2 इकाइयाँ यदि आप आप उसको 2 इकाइयाँ वाई की देंगे तो वो नेचुरली उसके आपको कितनी दे देगा, एक्स की आपको 4 दे देगा। तो कहते हैं कि इसमें स्पेशलाइजेशन में यह है कि भारत सिर्फ एक्स का उत्पादन करे और वर्मा क्या करे, आपका वाई का करे। जब तक दोनों देश व्यापार नहीं करते हैं तो 2 और 1 का आपका रेशियो है, परंतु जब दोनों देशों ने आपका व्यापार करना आपका शुरू किया तो रेशियो कैसा हो गया आपका कि भारत एक्स की आपकी 2 देगा तो वर्मा उसको 4 दे देगा, और आप वर्मा उसको 2 देगा भारत को वाई की, तो भारत कितना दे देगा, उसको 4 दे देगा। तो व्यापार करने में दोनों देशों को फ़ायदा है, क्योंकि जब तक व्यापार नहीं कर रहा था अपने देश में 2 के बदले में 1 ही मिल रहा था, यानी 2 एक्स की दे रहे हो तो 1 वाई की 1 ही मिल रही है। परंतु जब आपने व्यापार करना शुरू किया तो 2 के बदले में कितना मिल जा रहा है आपको, वर्मा कितना दे रहा है, 4। और वर्मा को जब 2 इकाइयाँ वाई की दे रहा था तो एक्स की कितनी मिल रही थी, 1 मिल रही थी, परंतु आप भारत उसको कितनी दे देगा, 4, क्योंकि उसके अनुपात कितना है, 2:1 का है। तो कह सकते हो कि टोटल उत्पादन, जो कुल उत्पादन भी आप देखिए मैंने आपके सामने भेजा हुआ है कि भारत 10 इकाइयाँ बना रहा था और एक्स की, और वाई की कितनी बना रहा है आपकी 5। वर्मा एक्स की बना रहा है 5 और वाई की बना रहा है कितनी आपकी 10। तो यदि इन दोनों को जोड़ दो तो एक्स का टोटल कितना मिलता है, भारत और वर्मा को जोड़ दो तो सिर्फ 15 इकाइयाँ आपकी एक्स की बनती हैं, और ये आपकी वाई की कितनी बनती है, आपकी 15 इकाइयाँ बनती हैं। यानी 15 एक्स की बना रहे हो और 15 कितनी बना रहे हो, आप वाई की बना रहे हो। कब, जब तक कि आप व्यापार नहीं कर रहे थे। परंतु जब दोनों देश क्या होते हैं, व्यापार करने लगते हैं और स्पेशलाइजेशन को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि भारत को क्योंकि वाई एक्स वस्तु के उत्पादन में अधिक मात्रा में निपुणता मिली हुई है, अधिक मात्रा में उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, तो वो क्या करे, सिर्फ एक्स बनाए, और उसने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन वाई के उत्पादन में लगा रखे थे उसको वहाँ से निकाल दे और कहाँ ले जाए, उसको एक्स में लगाए। तो एक्स का उत्पादन जो आपका 10 कर रहा था अब वो वाई का उत्पादन नहीं करेगा, तो क्या होगा कि एक्स का उत्पादन आपका डबल हो जाएगा, यानी एक्स कितना बन जाएगा, आपका 20 बन जाएगा। और वर्मा क्या करेगा, आपका एक्स का उत्पादन छोड़ देगा और सिर्फ वाई का उत्पादन करेगा, और अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो उसने एक्स पर लगा रखे थे उनको निकाल के कहाँ लगा देगा, वाई पर। तो वाई का उत्पादन भी कितना हो जाएगा, 20। यानी कि दोनों देशों में अब आपका क्या हो गया, एक्स का उत्पादन डबल हो गया, 5 इकाई बढ़ गया, और वाई का उत्पादन भी कितना बढ़ गया, आपका 5 इकाई आपका बढ़ गया। तो ये क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है। जबकि व्यापार से पहले से 15-15 बन रही थी आपकी इकाइयाँ, परंतु अब कितनी मिली, एक्स की 20 बन रही है, वाई की 20 बन रही है। मैंने आपके सामने डायग्राम भेजा हुआ, उसको आप देख लो। यानी उत्पादन कैसा हो गया, आपका दुगना हो गया। अब यदि इसको आप डायग्राम की सहायता से आप दिखाते हैं तो मैंने आपके सामने दिखाया है, वाई एक्सिस पर मैंने आपका एक्स
वस्तु दिखाई है और आपकी वाई एक्स एक्सेस पर मैंने आपकी वाई वस्तु दिखाई। क्योंकि मैंने उत्पादन से 10 तक ही दिखाया है इसलिए मैंने वाई एक्सेस पर 10 इकाइयाँ दिखाई हैं। आप देख लो 1 2 3 4 10 लिखा हुआ है और मैंने इधर जो है वो आपकी 5 ली आपकी इकाइयाँ ली हैं क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन आपका 5 हुआ है। अब भारत में अनुपात कैसा है, जो रेशियो देख लो, अनुपात है 2:1, तो 2 और 1 हो गया। 4 करती तो मैं यहाँ पर 2 में जाती, परंतु मैंने क्योंकि यहाँ पर 1 ज़्यादा लिया हुआ है, 4 और 5 1 लिया है, इसलिए मैं 3 का आपका आधा हिस्सा लिया हुआ। तो यहाँ पर रेशियो कितना है, 2:1। डायग्राम समझ लो कि यहाँ पर 2:1 है तो 2 होती तो 1 होता, 4 होती तो 2 होता, परंतु क्योंकि मैंने 1 ज़्यादा लिया हुआ है, 4 से 5 मैंने 1 ज़्यादा लिया, तो इसलिए मैंने जो रेखा खींची वो 2 और 3 के बीच में खींची है। तो ये भारत की आपकी फ्रंटियर उत्पादन सीमा रेखा है, प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व है, जहाँ पर कि रेशियो कितना 2:1 का है। और दूसरी रेखा आपकी वर्मा की, वर्मा में अनुपात कितना 1:2, यानी मैंने 5 ये लिया है, 1 हो गया, और दूसरा मैंने जो रेखा की 10 तक खींची है, यानी कि यहाँ पर आपका अनुपात कितना है 1:2, यानी भारत में रेशियो 2:1 है और वर्मा में अनुपात कितना है 1:2 है। तो ये आपकी उत्पादन सीमा रेखा है। ये दोनों रेखाएं जो मैंने आपकी बनाई हैं, ये आपकी बी जो आपका ए और बी आप कह सकते हो उसको, यहाँ पर जो आपकी ए और बी रेखा है, ए बी रेखा आपकी भारत की है और ए सी रेखा किसकी, आपकी वर्मा। तो ये दोनों आपकी उत्पादन सीमा रेखाएं। समझ में आएगा। रेशियो मैंने जो आपको बनाया है 2:1 भारत का रेशियो है और 1:2 जो है आपका वर्मा का रेशियो, जो कि मैं आपकी तालिका में आपको बना के दिखा रखा है। और ये दोनों रेखाएं कौन सी कहलाती हैं, कि उत्पादन सीमा रेखा, इसको प्रोडक्शन फ्रंटियर लाइन के नाम से आप जानते हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच का यानी बी और सी जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय लाभ। इसको आप इंटरनेशनल प्रॉफिट के नाम से आप इसे जानते हैं। ये आपका इंटरनेशनल प्रॉफिट है। BC मैंने नीचे लिखा हुआ है, BC अतिरिक्त लाभ है, जिसे कि आप अंतर्राष्ट्रीय लाभ भी कहते हैं, इंटरनेशनल प्रॉफिट के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो BC जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय लाभ है, यानी कि यदि आप व्यापार करते हैं, यदि व्यापार नहीं करते तो आपकी उत्पादन रेखा सिर्फ यही होगी। भारत की रेखा होगी आपकी A और B, और वर्मा की रेखा कौन सी होगी, A और C। परंतु दोनों देश व्यापार करते हैं तो रेखा के बीच का जो गैप है वो क्या कहलाता है, आपका उत्पादन सीमा रेखा, प्रोडक्शन फ्रंटियर लाइन है। इस रेखा के बीच का जो पूरा हिस्सा वो क्या कहलाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय लाभ के नाम से आप इसे जानते हैं। पर यहाँ पर आपका नियम कौन सा लागू हो रहा है, कांस्टेंट कॉस्ट का। यहाँ पर आपका नियम ना तो उत्पत्ति ह्रास नियम है, ना उत्पत्ति आपके वृद्धि नियम है, बल्कि यहाँ पर नियम कौन सा, आपका कांस्टेंट कॉस्ट का आपका नियम यहाँ पर आपका लागू हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि स्थिर लागत के अंतर्गत आप व्यापार कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में क्या है कि दोनों देशों को आपका लाभ होगा, जबकि लागतों में निरपेक्ष अंतर, एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी दो देशों में लागतों में आपका अंतर कैसा है, एब्सोल्यूट, यानी कि देख के स्पष्ट हो रहा है कि भारत क्या कर रहा है, सिर्फ एक्स वस्तु को उत्पादन में अधिक मात्रा में निपुण है, और वर्मा किस में है, आपका वाई वस्तु के उत्पादन में, जो कि मैंने देखो आपको गोल राउंड भी कर रखा है। देख के ही मालूम चल रहा है कि भारत एक्स को ज़्यादा बना रहा है, वाई को जो है आपका वर्मा बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच में क्या होगा, वो आपका व्यापार होगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये सिद्धांत आपको ये बताता है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी लागतों में आपके 3 तरह के अंतर होते हैं, 2 में मैं आपको कल बताऊंगी। एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट है, यानी जहाँ पर कि आपको देख के मालूम चल जाता है कि दोनों देशों में से कौन देश कौन सी वस्तुओं को आपका ज़्यादा बना रहा है। तो आपके सामने भारत जो है एक्स बना रहा है, वर्मा जो है वाई बना रहा है। तो भारत क्या करेगा, वर्मा को एक्स देगा, और वर्मा को क्या करेगा, आपको जो है वाई का आपका निर्यात करेगा। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि प्रत्येक देश सिर्फ उस वस्तु को बनाएगा जिस वस्तु को बनाने के लिए उसके पास कैसे हैं, फैक्टर्स और प्रोडक्शन है, यानी जिस वस्तु को बनाने में आपकी लागतें कैसी आती हैं, वो आपकी कम आती हैं, और जिन चीज़ों को बनाने में आपकी लागतें ज़्यादा आएंगी उनको आप विदेशों से अपने देश में आयात करेंगे। तो पहला डिफरेंस है आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, जो कि मैं आपके सामने डायग्राम भेज रही हूँ, और इसको आप जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं आपकी क्लास में समझा रही हूँ, इसको आप समझ लीजिए। और यदि नहीं समझ में आता तो आप मुझे फिर से आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको दोबारा से आपको समझाऊँगी, ठीक है। तो ये तो था आपका लागतों में निरपेक्ष अंतर। दूसरा मैं कल आपको बताऊँगी, वो है आपका, वो भी उसका भी पहले मैं आपको डायग्राम भेजूँगी, वो है आपका कि लागतों में इक्वल डिफरेंस, यानी कि लागतों में समान अंतर।
और तीसरा बताऊंगी जो है लागतों में कंपैरेटिव डिफरेंस, इन लागतों में आपका तुलनात्मक अंतर। तो आप कह सकते हैं कि लागतों में 3 प्रकार का अंतर है, एक है एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, दूसरा है कि इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट, और तीसरा है लागत कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। तो कहता है कि पहला अंतर है आपका लागतों में निरपेक्ष अंतर, जो कि बताता है कि दो देशों में जो है देख के ही आपको मालूम चल जाता है कि कौन देश कौन सी वस्तु का उत्पादन कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर कर रहा है, आप उसको बनाएंगे और उस वस्तु को आप निर्यात करेंगे। तो डेविड रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो उस पर ये ध्यान रखो कि इसमें आपको श्रम लागतें ही लेनी है, लेबर कॉस्ट ही लेनी है। जैसे कि मैंने आपके डायग्राम में ऊपर से लिखा हुआ है 10 घंटे के श्रम का उत्पादन, यानी कि आपके 10 घंटे यदि आप काम करते हैं तो कितनी मात्रा में आप प्रोडक्शन आप कर लेंगे। तो 10 घंटे के, क्योंकि लेबर कॉस्ट मैंने ली है तो 10 घंटे के श्रम का उत्पादन है। 2 देश मैंने भारत और वर्मा लिए हैं, तो भारत जो है एक्स की 10 बना लिया है, 10 घंटे काम कर रहा है, 10 यूनिट बना रहा है, और वाई की जो है सिर्फ 5 ही बना रहा है, और वर्मा क्या कर रहा है 10 घंटे काम कर रहा है, एक्स की 5 बना रहा है, और आपकी वाई की कितनी है 10, यानी आपके सामने एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो आपका देखने को मिल रहा है। तो ये मैं आज आपको बता रही हूँ। कल को मैं बताऊँगी लागतों में समान अंतर, उसका भी पहले मैं डायग्राम भेजूँगी आपको, और फिर मैं आपको क्लास में आपका एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो यदि समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आता तो आप मुझसे क्लास में फिर से जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है नेक्स्ट मैं आपको कल बताऊँगी, वो है आपका लागतों में आपका जो है कैसे आपका अंतर आपका होता है, ठीक है ना।